आज हम लोग इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। हमारा इन्वायरमेंट शांति से पढ़ते हैं, शांति बनाए रख लो और समझते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट चार चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और इसी लिथोस्फीयर पर एक बायोस्फीयर है और यह बायोस्फीयर भी हमारे इन्वायरमेंट का एक प्रमुख हिस्सा है। अगर हम लोग आगे समझते हैं तो समझते हैं सबसे पहले लिथोस्फीयर को। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एस्फीयर का मतलब होता है ग्लोब या गोल भूमि। तो भूमि का वह भाग जो कठोर है, जिसे जमीनी हिस्सा हम समझते हैं, उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। अगर हम धरती को गोल समझ लें, ये धरती गोल है तो इसका 71% वाटर है और सिर्फ या एक चौथाई भाग में ही, या इसको 25% समझ सकते हैं, और 29% हिस्से में, ज्योग्राफिकली 29% हिस्से में लैंड है। तो एक चौथाई केवल लिथोस्फीयर है, बाकी 3 हिस्से में पानी और कंप्लीट एटमॉस्फेयर है। पृथ्वी के चारों ओर अराउंड एटमॉस्फेयर है, जिसे हम लोग अगेन समझते हैं। लिथोस्फीयर को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर जिसका धरती का कितना हो गया 29% हिस्सा इसका और 71% हाइड्रोस्फीयर का है। लिथोस्फीयर की टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम, जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे यह बढ़ते जाता है। हर 32 मीटर के बाद लिथोस्फीयर के नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाता है। हर 32 मीटर नीचे जाने पर लिथोस्फीयर का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर जाता है। इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं कि इस लिथोस्फीयर पर जितना भी लिथोस्फीयर है 29%, अगर उस 29% को अगर यदि हम लोग 100% मान लें तो उसके मात्र 14% पर या 29% के 29% का 30% हिस्से पर, यानी 29 को यदि 100 मान लें तो उसके 30% पर ही धरती के 90% पॉपुलेशन रहती है। बाकी के 10% जो माउंटेन है, फ्लोरिशिंग जगह हैं, इन सब इलाकों में भी जंगले हैं, इन सब जगहों पर भी इंसानी रहते हैं। इसके 70% हिस्से पर जंगल है, डिजर्ट है, माइनिंग प्लेसेस हैं। दूसरा चीज, इसी लिथोस्फीयर पर सॉइल है, यानी हमारे जरूरत की जितनी भी चीजें हैं इस लिथोस्फीयर पर प्रेजेंट है। ये बातें समझ में आ रही है? यानी कि हम लोग क्या समझे कि 29% लिथोस्फीयर है और इसका 30% हिस्से पर ही हमारी 90% पॉपुलेशन, पूरा वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रह रही है। इसके अलावे इस 90% पॉपुलेशन को तो 30% हिस्से में रह रही है 29 के, लेकिन 70% हिस्सा जो अभी लिथोस्फीयर का बाकी है, इस पर माउंटेन है, इसी पर सॉइल है जो 8 प्रकार की मिट्टियां कह सकते हैं। हमारा प्लेन है, प्लेटू है, फॉरेस्ट है, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान, ये सारे हिस्से इसी लिथोस्फीयर पर अवेलेबल है। इस तरह से हम लोग लिथोस्फीयर को हम समझ सकते हैं यह रिसोर्स की तरह है, क्यों? हमारा अगर हम लोग ध्यान से समझें तो हम लोग एग्रीकल्चर इसी पे करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर के बाद हमारा कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन भी इसी पर है। इसके अलावा हम जितने भी तरह के माइनिंग करते हैं इसी पर करते हैं। दूसरा, ह्यूमन ने जो सोसाइटी बसाई है यही पर है। हम लोग इसी पर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और हमें कंस्ट्रक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो मटेरियल चाहिए इसी लिथोस्फीयर से अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम इसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड स्वेन ने
यह बताया कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। उन्होंने पहले भाग को सियाल, दूसरे भाग को सीमा और तीसरे भाग को नीफे बताया। तीसरे भाग को नीफे बताया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सियाल कहने का सेंस यह है कि SI से सिलिकॉन होता है और AL से एल्युमिनियम होता है, और हमारे धरती के ऊपरी सतह पर एल्युमिनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन यानी कि बालू, सिलिकॉन यानी कि बालू जो सैंड है उसे हम लोग सिलिकॉन समझ सकते हैं, सिलिकॉन में से निकलता है। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम यह दोनों मटेरियल जो हैं काफ़ी हल्के भी होते हैं और धरती के सबसे ऊपरी परत पे है। तो उन्होंने एडवर्ड श्वेन ने इसे सियाल का नाम दिया और बताया कि यह एसिडिक है। यह कैसा है? नेचर का एसिडिक है, यानी कि हम लोग मिट्टी को अगर ऊपर का लेयर अगर मिट्टी को चखें तो यह सॉल्टी होगा, नमकीन होगा, यानी कि एसिडिक है। इन्होंने सीमा को बेसिक बताया था, सीमा को बेसिक बताया, और सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है और यह काफी मोटी परत है। सीमा जितने भी ज्वालामुखी आते हैं, हमारा सीमा कंप्लीट सॉलिड नहीं है, बस लिक्विड भी नहीं है, प्लाज्मा फॉर्म में है, और कोर पूरी तरह से हमारा लिक्विड होता है। इस बात को हम समझेंगे तो इस तरह से Ni का मतलब निकेल और Fe का मतलब लोहा, यानी कि पृथ्वी के कोर में, कोर यानी कि पृथ्वी के जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें आयरन और लोहा, आयरन और लोहा कह रहे हैं, निकेल और लोहा दोनों प्रेजेंट है, और इसी निकेल और लोहा की वजह से पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। अरे समझ में, पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स का मेन वजह यही कोर है। अगर किसी वजह से ये ठंडा पड़ जाए, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में है, अगर ठंडा पड़ जाए तो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। इससे हम लोग आगे समझते हैं। तो जब उन्होंने इसे सियाल नाम दिया तो उन्हें बताया कि सियाल की मोटाई 50 से 300 और कुछ जगहों पर 300 से 500 भी है, यानी कि समुंदर के पास इसकी मोटाई थोड़ी कम है, माने बहुत हद तक कम है, और जैसे जैसे माउंटेन प्लेटू के जगह आएगा वहां पे इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी सियाल की मोटाई कितनी हो गई? 50 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक। और इसी सियाल पर क्या है? ओशियन वगैरह हैं, जितने भी ओशियन हैं इसी पर है। या ओशियन के पास कम मोटा और लैंड के पास कुछ ज्यादा, ओशियन के पास कम मोटा और लैंड के पास ज्यादा मोटा है, इसीलिए इसकी मोटाई इन्होंने 50 से 300 किलोमीटर के आसपास बताई है। यह नेचर में एसिडिक है, और इसे समझ सकते हैं कि इसकी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब अगर एक क्यूब जितना बड़ा ढक्कन ले ले, जो एक क्यूब जितना चौड़ा भी हो और लंबा भी हो, एक क्यूब जितना माना कि 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, अगर एक बर्तन ले लें और उसमें मिट्टी को पूरी तरह से भरे तो उस मिट्टी का वजन कितना आएगा? 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम होगा। यह श्वेन ने बताया था। इस तरह से सीमा की डेंसिटी यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की डेंसिटी 4 ग्राम पर क्यूबिक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा कोई बर्तन हो और उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पृथ्वी के मेंटल करें, पृथ्वी के सीमा से निकाल कर मिट्टी को भरें या जो भी हो भरें, तो उसका 1 ग्राम करें, 1 सेंटीमीटर का वजन कितना आएगा? 4 ग्राम के आसपास आएगा। क्योंकि इसकी डेंसिटी इसलिए कम है कि इस पे जो चीजें हैं जैसे कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यह डेंसिटी में हल्के होते हैं मैग्नीशियम और सिलिकॉन से, और नीफे का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 11 ग्राम पर क्यूब, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी का कोर का ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक है। इस तरह समझते हैं अर्थ की टोटल डेंसिटी, यह तो अलग अलग लेयरों की डेंसिटी है, 2.5 ग्राम, 4 ग्राम और 11 ग्राम। अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो 7.5 ग्राम आएगा, और 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो पृथ्वी का टोटल एवरेज डेंसिटी निकल आएगी, जो कि 5.5 ग्राम पर क्यूब है। यानी कि पृथ्वी की अगर एक लेयर
एक लेयर से मिट्टी निकाला जाए जो तीनों लेयर से मैच कर जाए, तीनों लेयर का मिला हुआ हो, तो पर ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम के हिसाब से वो 5.5 ग्राम का होगा। माने 1 सेंटीमीटर ढक्कन है लंबा चौड़ा, तो उसमें 5 ग्राम मिट्टी एक बार भरने पर आएगी। इसके बावजूद जब स्वयं ने पृथ्वी के लेयर को एक्सप्लेन ना कर पाए, हालांकि इन्होंने बहुत सारी बातें सही भी बताई थी, इन्होंने बस ये जो मोटाई है अलग अलग है और एसिडिक और बेसिक नेचर को थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन कर दिया। बाद में भूगर्भ शास्त्रियों ने इस पर रिसर्च किया और इसे रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस पृथ्वी के 3 लेयर को बांटे, जिसको पहला अपर लेयर जो होता है क्रस्ट बोलते हैं, और मेंटल कितना है, और मेंटल तीसरा लेयर जो है जिसे हम लोग सीमा, सियाल और नीफे बोलते हैं, इस सेंस में उन्होंने इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर का नाम दिया। और इस क्रस्ट के भी, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, अगर ये क्रस्ट है, ऊपर वाला लेयर क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट के भी 2 पार्ट है, एक अपर लेयर है और एक डाउन भी है, एक डाउन लेयर भी है, यानी कि एक अपर है और एक लोअर है। तो इस तरह से उन लोगों ने बताया कि जो अपर लेयर है वही एसिडिक है, सिर्फ जो नीचे की लेयर है उसकी वो बेसिक है। यही स्थिति मेंटल के साथ भी है, अपर लेयर एसिडिक और नीचे का लेयर बेसिक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो टोटल क्रस्ट का जो मतलब कि टोटल वैल्यू है सिर्फ 1% है, यानी कि पूरा अर्थ का ये जो है ना, ये क्रस्ट है। अगर सेब पर जो छिलका का, जैसे सेब है उसके ऊपर छिलका है, तो छिलके की मोटाई, अगर सेब को पूरा पृथ्वी मान लिया जाए तो सेब की छिलका पृथ्वी क्रस्ट के समान है। इसकी टोटल मोटाई का, पृथ्वी के टोटल मोटाई का सिर्फ 1% है। अच्छा ना, इस तरह से हम लोग समझते हैं। और इसकी गहराई 20 से 40 किलोमीटर है, और क्रस्ट की टोटल मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये 20 से 40 है और बाकी का ये 60 है। क्योंकि समुद्र के पास हर चीज के लिए छोटी होती है, तभी तो समुद्र वो भरा हुआ है। हमारे धरती पर समुद्र बनने के पीछे भी कहानी हम लोग आगे समझते हैं। तो ये टोटल क्रस्ट 100 किलोमीटर मोटा है और ऊपर से ये 20 से 40 किलोमीटर मोटा है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऊपर से क्रस्ट इस तरह से मोटा है। और हम लोग इसे और भी समझते हैं, तो जितने भी ओशियन, कॉन्टिनेंट, जितने भी ओशियन और कॉन्टिनेंट हैं इसी क्रस्ट पर बसे हुए। हमें जितना भी ग्राउंड वाटर मिलता है इसी क्रस्ट से मिलता है। अच्छा ना, और मेंटल को समझ लेते हैं। मेंटल पृथ्वी के टोटल डेंसिटी का है, टोटल वॉल्यूम का, यानी कि टोटल वजन का 83% है, क्योंकि मेंटल काफी बड़ा है। इसका भी अपर पार्ट और लोअर पार्ट होता है। इसके अपर पार्ट, मेंटल का अपर और लोअर हो गया। तो इस चीज को भी जब साइंटिस्टों ने बांटा तो टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्टों ने इसे बांटा, एक ही साइंटिस्ट ने सब कुछ नहीं बांटा। जैसे हम समझ सकते हैं कि जो अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को डिवाइड करता है, जो लाइन, इसे हिंदी में स्टेथोस्फेयर कहते हैं, स्टेथोस्फेयर कहते हैं। और इसे मोहे डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब बांटने वाला लाइन। तो इसे खोज किया था मोहे ने और इसे अपना मोहे नाम ही दे दिया, मोह, इस लाइन को। यही वो लाइन है जो मेंटल और क्रस्ट को 2 भागों में अलग करता है। इसी तरह हम लोग समझते हैं जो मेंटल को और कोर को अलग करता है वह लाइन गुटेनबर्ग ने किया था और उन्होंने इसे अपने नाम पे दे दिया। यानी कि जो मेंटल और कोर को जो लाइन अलग करती है उसे क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। इसके अलावा हम लोग ऐसे बात करते हैं कि जो क्रस्ट को 2 पार्ट में बांटती है, जो लाइन क्रस्ट को 2 पार्ट में बांटती है उसे कोनोराइड, उसे क्या कहते हैं, कोनोराइड। और जो मेंटल को 2 पार्ट में बांटती है उसे रेपेटी कहते हैं, रेपेटी कहते हैं।
उसी तरह कोर को जो दो भाग में बांटती है उसे लेहमैन के नाम से जानते हैं। यह वो लाइनें होती हैं जो अलग अलग टर्म में पृथ्वी के अलग अलग लेयर को बांटती हैं। कोर करीब करीब 2900 किलोमीटर मोटा है। कोर कह रहे हैं मेंटल, कोर 1000 से 1500 किलोमीटर मोटा है। हमारा मेंटल 100 से 150 किलोमीटर, 100 से 20 से 100 किलोमीटर तक मोटा है। जितने भी भूकंप यहीं से आते हैं। भूकंप की तीव्रता यहाँ थोड़ी स्लो होती है क्योंकि यह पूरी तरह से लिक्विड हाई डेंस मैंने नहीं, सॉलिड नहीं है। और ये जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे ऊपर आकर काफी तीव्र हो जाती है। और इस तरह से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो अर्थक्वेक की होती है काफी हाई हो जाती है और इधर से स्लो होती है। इसे हम लोग आगे समझते हैं और हम यह समझते हैं कि जो मेंटल है, जैसा कि हमने कहा था कि ये टोटल वॉल्यूम का, अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 83% है, यहाँ पर हाफ मेल्ट फॉर्म में है। हाफ मेल्ट मतलब प्लाज्मा का स्थिति समझ सकते हैं। और यहीं से सारा मैग्मा निकलता है, यहीं से सारा मैग्मा निकलता है क्योंकि भूकंप की यही स्थिति है, भूकंप यहीं से निकलते हैं जो मैग्मा वगैरह फटता है। यह 900 किलोमीटर, करीब करीब 900 और यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसकी टोटल मोटाई केवल मेंटल की 900 किलोमीटर है। इसके अलावा ये 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। इसके अलावा हम लोग समझ सकते हैं कोर। कोर पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 16% है और यहाँ पर टेम्परेचर 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन के अपर लेयर की सतह के टेम्परेचर के बराबर है। ये बातें समझ में आ रही है? इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग यह जानते हैं, हम लोगों ने देखा है कि जाड़े और गर्मी दो टाइम में पानी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जाड़े के दिनों में पानी गर्म महसूस होता है और गर्मी के दिनों में ठंडा महसूस होता है। गर्मी के दिनों में पानी, जो नदी का पानी होता है वह ठंडा होता है, कुएं का पानी ठंडा होता है। जब गर्मी के और जब जाड़े का टाइम आता है तो वही पानी गर्म होता है। तो ये पानी होता कैसे है? इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी लेयर है, क्रस्ट, इसका ऑलवेज टेम्परेचर 15 डिग्री ही सेल्सियस होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो जब जाड़े का दिन आता है तो हमारे आसपास के माहौल का टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच हो जाता है। तो उसके रिलेटिविटी 15 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा लगने लगता है, इसीलिए हमें पानी गर्म लगता है। कहने का सेंस ये है कि मान लो मेरा शरीर 10 डिग्री जितना ठंडा है और हमें कोई चीज़ 15 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर छूने के मिल रहा है तो वो जाहिर सी बात है गर्म लगेगा। लेकिन यही चीज़ गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री के आसपास आ जाता है। 37 डिग्री तो खुद क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी है, 40 डिग्री हो जाता है। उस सेंस में भी हम 15 डिग्री के टेम्परेचर को छुएंगे तो हमें ठंडा ही महसूस होगा। इसीलिए हमें कल और पानी और नदियों के पानी गर्मी के दिनों में ठंडी महसूस होती है। इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर यानी कि लैंड इज अ रिसोर्स। रिसोर्स इसीलिए है कि हम लोग इसी पर एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर का सेंस है कि हमारे लैंड पर अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग टाइप के सॉइल, ज्योग्राफिकल कंडीशन पाए जाते हैं। कहीं डिजर्ट है तो वहाँ पर माइनिंग मिनरल्स ज़्यादा निकलते हैं, माउंटेन है तो वहाँ मिनरल्स ज़्यादा निकलते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट बहुत नेचुरल चीज़ है, क्लाइमेट का होना बहुत अच्छा है। अच्छी बात है कि हम लोग इंडिया में हैं और 6 तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। सॉइल के भी सारे टाइप्स हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो अलग अलग जगह पर कहीं बहुत घनघोर जंगल है, कहीं बहुत गर्मी ज़्यादा है जैसे अफ्रीका वगैरह, सहारा डिजर्ट है। हम लोग ऊपर में जाए अंटार्कटिका जहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशन, तो एग्रीकल्चर के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन काफ़ी मायने रखता है। अब इस तरह से हम समझते हैं कि जब एग्रीकल्चर है, क्योंकि आदि मानव लैंड का बस खाने भर ही यूज कर पाते थे, क्योंकि उन्हें किसी अन्य चीज़ का मिनरल वगैरह का जानकारी था नहीं, तो बहुत नॉर्मल लाइफ जीते थे। क्योंकि लैंड रिसोर्स है
इस बात के पहले समझना, इसके बाद उस रिसोर्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का होना, कैपिटल का होना, ये सब भी जरूरी होता है। और ये सारी चीज़ें लैंड से ही हमें मिलती हैं। इसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चर के लिए डिपेंड है। इसके बाद इसी लैंड पर हम लोगों ने कम्युनिकेशन बैठाया है। आज हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से सेकंडों में बात कर सकते हैं। हम लोगों ने कम्युनिकेशन बैठाया, हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च किया। उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो मिनरल्स और इक्विपमेंट चाहिए वो इसी लिथोस्फीयर से निकाले गए हैं। बातें समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने इसी लिथोस्फीयर पे कई तरह कंस्ट्रक्शन किए हैं। ह्यूमन ने कई तरह कंस्ट्रक्शन किए, जैसे बिल्डिंग, रोड, रेलवे, etc। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान इस पर करता है। तो इस तरह से लैंड रिसोर्स की तरह है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे भूमि बंजर हो जाएगी। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि इसी धरती पर जो जंगल है, कभी पूरे धरती का 33% हिस्से पे जंगल था। ये 29% का 33% है, नॉट की 100% है। तो 33% हिस्से पे जंगल था। हम लोगों ने जंगल को इस तरह से बर्बाद किया। हालांकि जंगल के काटने के पीछे वजह भी थी, क्योंकि हमें इसे सिर्फ माइनिंग, फर्नीचर करने के लिए, माइनिंग करने के लिए जंगल को काट देना पड़ता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड बनाने के लिए जंगल को काटना पड़ता था, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन किसी भी डेवलपमेंट का सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। अगर सस्टेनेबल ना हो, यदि वो डेवलपमेंट टिकाऊ ना हो, एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इतना जंगल काट दिए कि पूरा 3% धरती का जंगल काट चुके हैं। और इस तरह से अब धरती पे कितना जंगल बच गया है? 30% या 31% जंगल बच गया, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा कि हम लोग जानते हैं कि जंगल तो नेचुरल ही है। तो 93% जंगल अभी के टाइम में नेचुरल है अभी भी, और 7% ऐसे भी जंगल हैं जो इंसानों ने उसे खुद क्लाइमेट को बचाने के लिए बनाया है। क्योंकि फॉरेस्ट का होना क्लाइमेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जंगल ना रहेंगे, क्लाइमेट गड़बड़ होगा, इको प्रॉब्लम आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यह लिथोस्फीयर हमारे लिए रिसोर्स की तरह ही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानते हैं, जब इस धरती की शुरुआत हुई थी, इस धरती की शुरुआत 450 करोड़ साल पहले हुई थी। उस समय यह आग के तरह धधकता हुआ गोला था। क्योंकि कहा जाता है, एक थ्योरी ऐसी है कि सन में जब विस्फोट हुआ तो उस ब्लास्ट के तहत पृथ्वी का निर्माण हुआ था। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि जब यह धरती कंप्रेस हुई, इसे 1 बिलियन साल लग गए। क्योंकि कोई भी चीज गर्म है तो फैली हुई होगी, ठंडी पड़ेगी तो सिकुड़ेगी, यह नेचर है। और यह जब सिकुड़ी, इसे सिकुड़ने में अरबों साल लगे। इसके बाद जब अरबों साल लगे, यहाँ का धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा हुआ, यहाँ बारिश होना शुरू हो गई, यहाँ कई अरब साल तक बारिश हुई, तब जाके आज महासागर जो हम लोग देख पाते हैं ये अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग समझते हैं कि जब ये सिकुड़ी, यह 2 भागों में टूटी। एक का नाम पेंजिया और दूसरा का नाम जो अपर लेयर है, इसी अर्थ का जो अपर पार्ट है उसे पेथशाला के नाम से हम लोग जानते हैं। अंदर पेंजिया और अपर वाला लेयर पेथशाला, अंटार्कटिका वगैरह इसी का एक हिस्सा है। जो ध्रुव हैं दोनों इसी पेथशाला के हिस्सा है। लेकिन यही पेंजिया आगे चलकर 2 भाग में टूट जाता है, जिसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक का नाम अंगारा लैंड पड़ता है और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड पड़ता है। इसी गोंडवाना को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत इसी का एक हिस्सा है। आज जो अफ्रीका हम लोग समझते हैं इसी का है। दक्षिणी अमेरिका भी इसी का, जो साउथ अमेरिका भी है इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये दोनों ही अफ्रीका से अलग हुए। भारत भी अफ्रीका से अलग होकर एशिया महाद्वीप में जाकर टकरा गया। आज भारत यहाँ से अलग हुआ और ये 2 महाद्वीपों के बीच में एक है टेथिस सागर। आज जहाँ हिमालय है, आज से 50 करोड़ साल पहले या 60 करोड़ साल पहले टेथिस सागर हुआ करता था। हमारा इंडिया कॉन्टिनेंट आगे बढ़ते बढ़ते कॉन्टिनेंट नहीं कंट्री, और इस जगह को भर दिया। टेथिस सागर आसपास के सागर में विलीन हो गया और टकराव से जो फ्रीक्वेंसी पैदा हुई, इसी से हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा, क्योंकि ऊपर लेयर हम बताते हैं कि मेंटल का जो 2 भारी टकराव होंगे, क्योंकि हम बताए थे जो ऊपर का जो लेयर है
ये तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसका मैंने कि तो हम लोग आगे समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो जब ये बना, दो टेक्टोनिक प्लेट टकराए और माउंटेन, एक प्लेट उड़ गई, वही आज हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मौसम ठंडा हो गया, नेचुरल वेजिटेशन नहीं है उतने, है ही नहीं उतने के, इस तरह से वहाँ बर्फ गिर गया। धीरे धीरे आज हिमालय के नाम से हम इसे ही जानते हैं। अंगारा लैंड को ही लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अंगारा लैंड को ही हम लोग लॉरेशिया के नाम से जानते हैं, जिसमें एशिया के जो अपर है, रशिया इसी का हिस्से है, वो अंगारा लैंड की हिस्सा है। भारत जम्बू द्वीप का हिस्सा है, अच्छा ना, गोंडवाना लैंड का। ये बीबीए बात ही एग्जाम में आ सकता है। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं तो समझते हैं कि सबसे पहले कि महाद्वीप अलग हो रहा है। क्योंकि हम एक बात बताते हैं कि जो ऊपर का टेक्टोनिक प्लेट है, उसमें दो साइंटिस्टों ने यह बताया, जैसे कि हम लोग समझते हैं, पहला महाद्वीप अलग हो रहे हैं, यानी कि उनका विस्थापन अलग हो रहे हैं, सारे महाद्वीप अलग हुए। पहले तो ऐसा था, फिर ऐसा हुआ और फिर और भी टूट गया। इसके 7 बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो इसका सबसे पहले वेगनर ने इसका जिक्र किया था। टेक्टोनिक प्लेट का सबसे पहले टेक्टोनिक महाद्वीप अलग हो रहे हैं, इस बात की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? वेगनर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरा, टेक्टोनिक प्लेट अलग हो रहे हैं, यह बात किसने कही थी? हैरी और हैश ने। ये भी यही बात है, इन्होंने सबसे पहले बताया। इन्होंने बताया कि 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट है और 20 छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट है, जैसे इंडो चाइना, भूटान, एक टेक्टोनिक प्लेट, हर देश एक टेक्टोनिक प्लेट की तरह है। जो कॉन्टिनेंट है, 7 बड़े कॉन्टिनेंट है, वो 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करते रहते हैं। इनकी सबसे खराब बात ये टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकरा जाते हैं तब भी एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, इसके तहत सब कुछ बर्बाद हो जाता है, भूकंप वगैरह भी आते हैं। यह टेक्टोनिक प्लेट कितना मोटा है? 100 किलोमीटर, जैसा कि हम बताया ये क्रस्ट है तो 100 किलोमीटर के आसपास ये मोटा है। क्रस्ट की पूरी मोटाई है, अपर क्रस्ट की 20 से 40 किलोमीटर मोटा है, पूरी क्रस्ट 100 किलोमीटर मोटा है। जैसा कि हम लोग समझे थे कि सेब को अगर पृथ्वी का साइज मान लिया जाए तो सेब के ऊपर का छिलका क्रस्ट के समान है, जो पृथ्वी क्रस्ट है सेब का छिलका समझ सकते हैं। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग हाइड्रोस्फीयर को समझते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और स्फीयर का मतलब हमारा भूमंडल। पृथ्वी पर मौजूद पानी का सबसे बड़ा घेरे को ही हम लोग हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल के नाम से जानते हैं। मंडल कहने का सेंस है कि जब एक टाइप के सारे एक ग्रुप बन जाए ना, एक चीज, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये ग्रुप 10th क्लास का होता है, सारे बच्चे, तो 10th का ग्रुप बॉयज मंडल हो जाएगा, क्लास मंडल। जैसे तारा मंडल, तारों का समूह, किसी एक चीज के तरह किसी एक चीज के समूह को ही मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि धरती पर 71% पानी है, जो कि ये बात हम लोग सभी जानते हैं। इसका 71% को हम लोग 100% मान लेते हैं, इसका 25 करें 97.5% पानी तो सॉल्टी है और 2.5% पानी फ्रेश है। लेकिन इस फ्रेश पानी का ही भी 97.5% पानी ग्लेशियर और ध्रुवों पर फ्रिज फॉर्म में, यानी कि आइस के फॉर्म में। बाकी का 2.3% पानी ही फ्रेश वाटर है और यह पीने के लायक है। और इस पानी में 7 अरब आबादी, धरती की 7 और 7.5, अब तो 8 अरब हो गई है, तो 7.5 अरब आबादी इंसानों की, सिर्फ जानवर, पेड़ पौधे, हम लोग जो फैक्ट्रियों में पानी यूज कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग इन सारा चीज़ इसी से यूज कर रहे हैं। इससे अगर हम लोग फ्रेश वाटर के 100% की तुलना की जाए, 100% में, यानी कि इसके 100% की तुलना में 0.00003% ही पानी से फ्रेश वाटर है। अगर हम लोग एक नंबर से बात करें तो अगर इतना अगर बड़ा पानी का ट्यूब है तो इतना ही पानी फ्रेश वाटर है। और इसमें हम लोग फ्रेश वाटर पानी से, यानी कि फ्रेश पानी से, पीने योग्य पानी से घर धोते हैं, कपड़े धोते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इस तरह का चीज़ें में यूज करते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी कई चीज़ है। सबसे मुख्यतः इरिगेशन, जो कि हम लोग सिंचाई करते हैं, इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस तरह से हम लोग चलते हैं
तो भारत में कई ऐसे जगह है जहाँ 1100 सेंटीमीटर बारिश होता है। उसमें से एक मेघालय है, मौसिनराम जगह है। मेघालय में चेरापूंजी है, चेरापूंजी में एक मौसिनराम जगह है। हालांकि कभी कभी जब मौसम 1 डिग्री या 1 डिग्री उधर घसकता हो सकता है, पहले मेघालय सबसे बारिश वाला जगह था। फिर क्योंकि मौसम ही घटते बढ़ती है, जब पहाड़ घटते बढ़ते रहते हैं, डायरेक्शन हवाएं की बदलती है, तो इस बारिश की जहाँ पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी एरिया बदलते रहता है, एरिया का डायरेक्शन बदल जाता है। थोड़े से डायरेक्शन बदलने से यह चेरापूंजी में चला गया। जैसे मेघालय तो ये है, चेरापूंजी यहाँ है, उसमें भी मौसिनराम यहाँ है। इस तरह से होता है। इस तरह से बारिश का डायरेक्शन बदलते रहता है। एक मौसिनराम जगह जहाँ पे 1100 सेंटीमीटर बारिश होता है। इसके अलावा राजस्थान एक जगह है जो कि हमारा थार डेजर्ट है, यहाँ पर 50 से 30 सेंटीमीटर ही बारिश हो पाता है साल भर में। पानी की इतनी किल्लत है, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है, इसके बावजूद यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। क्यों? यह ऊंचाई पर पानी होता है और तुरंत पहाड़ों द्वारा होकर समुद्र की ओर निकल लेता है। तो वहाँ के लोगों को रेन के वाटर का हार्वेस्टिंग क्या करते हैं, एक बहुत बड़े गड्ढे पर या छत पे भी किया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। एक पिट में, किसी भी जगह पे पिट बनाकर, और इसे नल द्वारा यूज किया जाता है। इस तरह के पानी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे बारिश के पानी क्योंकि सबसे शुद्ध पानी होता है, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, इसलिए इस पानी को हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावे हम लोग पानी को, जो कि आज हम लोग इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जैसा कि हम पानी का यूज पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने बीच में बताया भी था कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और मैन्युफैक्चरिंग 3 मेजर यूज हैं इसके। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो इसका यूज नहीं करती। अब हालांकि इसमें ऐसी फैक्ट्री का मतलब आप लोग साइबर फैक्ट्री मत समझिए, ऑफिस, लेकिन जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जैसे पेज का बनना, कपड़े का बनना, प्लास्टिक की चीज़ें बनना, इन सब चीज़ों में पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई अनगिनत चीज़ें हैं, जैसे कोई भी फूड आइटम भी हो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कोई भी फूड आइटम नहीं बनती जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके अलावा हम लोग इतना अमूल्य पानी का हम लोग बर्बादी भी इससे बहुत तरीके से करते हैं। जैसे बहुत सारी फैक्ट्री है, कंपनी है, जो अपना सारा गंदा पानी, केमिकली पानी डायरेक्ट नदियों में, समुद्रों में तो चला जाए तो कोई बात नहीं, नदियों में उड़ेल देती है। नदियों का पानी फ्रेश वाटर होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों ने पानी का इतना बर्बादी की है, हम लोगों ने पानी का इतना बर्बाद किया है कि पहले के टाइम में सिर्फ 60 फीट खोदने पर ही नीचे पानी खोदने पर पानी मिल जाता था, जमीन खोदने पर। आज टाइम में 200 और 250 फीट नीचे खोदना पड़ता है। हम लोगों ने ग्राउंड वाटर लेवल का इतना पानी बर्बाद किया है। तो पानी का ये सब मेन सोर्स है, जैसे कि रेन हो गया, कुएं हो गए, रिवर हो गए। ग्राउंड वाटर आज के टाइम का सबसे मेन सोर्स है। इसके अलावा हम लोग पानी की सफाई करते हैं। हम लोग पानी को गर्म कर सकते हैं, पीने से पहले गर्म कर लेते हैं। आज के टाइम में ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन आज भी हम लोग गीजर उजर का प्रयोग नहाने वगैरह में कर लेते हैं। फिल्टर कर सकते हैं, मशीनें आ गई हैं। जैसे फिल्टर करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है कॉपर के बर्तन में पानी को रख कर पिया जाए। दूसरा चीज़ समझ सकते हैं कि इसे क्लोरीन से साफ किया जा सकता है। क्लोरीन डाला जाता है, जैसे कुओं में क्लोरीन डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं, चारकोल डालकर भी पानी को साफ कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि इसका यूज फैक्ट्री वाले इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, इस तरह से कुछ मेजर चीज़ों में पानी का यूज हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग आगे अब एटमॉस्फेयर को भी समझ लेते हैं। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर को समझने के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसकी 5 लेयर हैं। लेकिन आज के साइंटिस्टों ने इसे 2 विषम लेयरों में बांटा है, एक सम लेयर और एक विषम लेयर। सम लेयर जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर मध्य मंडल तक, नहीं समताप मंडल तक। समताप मंडल कहने का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर तक इसका यूज होता है। अच्छा ना, संताप मंडल तक। तो यह 0 से लेकर, यानी ग्राउंड से लेकर 80 किलोमीटर ऊंचा तक इसका यूज कर रहे हैं।
हमारा इधर समझते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर तक है, ट्रोपोस्फेयर से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक जो 80 किलोमीटर ऊंचा है, इसमें ज्यादातर डेंस और भारी गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसें हैं। इसके ऊपर का मंडल, इसके ऊपर का मंडल जो है, इसमें लाइट गैसेज हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की गैसें मौजूद हैं। अगर हम लोग इसे आगे समझते हैं तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको क्षोभ मंडल से लेकर कहाँ समझेंगे, ट्रोपोस्फेयर से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक समझेंगे, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक। तो इसमें इस तरह की गैसें पाई जाती है। हालांकि जैसे जैसे हम लोग जमीन से ऊपर उठते हैं, ऑक्सीजन का लेवल घटते जाता है। इस विषय में हम लोग बात करते हैं तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.3% पहले था, अब थोड़ा सा हम लोगों ने पॉल्यूशन इतना फैला दिया है कि CO2 0.4% तक हो गया है, और 0.93% तक आर्गन गैसें हैं, अक्रिय गैसेज हैं। इसके अलावा बाकी अदर्स है। इसमें भी हमारे एयर में वेपर है, इसके अलावा हम लोग डस्ट समझ सकते हैं, और धुआं वगैरह, ऐश वगैरह भी मिक्सचर इसमें है। हमारे वायुमंडल में इस तरह की चीजें मिक्स हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, और हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमारा जो क्षोभ मंडल है वो 7 से लेकर 14 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 7 से 14 किलोमीटर तक, जमीन से लेकर 7 से 14 किलोमीटर ऊपर तक है। लेकिन यह पोल्स पर 8 किलोमीटर तक भी, 8 किलोमीटर, क्योंकि पोल्स हमारे ऊंचे हैं तो 8 से 14 समझ सकते हैं। जो प्लेन एरिया है वहां पर 7 से 14 किलोमीटर तक, 7 से 14 किलोमीटर तक ऊंचा है, और पोल्स के पास से यह 8 से 14 किलोमीटर तक या 15 किलोमीटर तक, थोड़ा सा यहां तक इसकी हाइट है। इसमें सारे जीवमंडल और इसमें सारे जीवमंडल आते हैं। इसमें एरोप्लेन वगैरह हम लोग आसानी से चला लेते हैं। दूसरा चीज, जो मूविंग एयर है, जो हमारे जो मूविंग एयर है, बैठो, जो मूविंग एयर है इसी क्षोभ मंडल में चलता है। आया समझ में ना? जो क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर में ही जो हवाएं हैं, हमारे जरूरत की सारी जो चीजें दिख रहे हैं, ये लिथोस्फीयर के ठीक जस्ट ऊपर है। जो हमारा बारिश होता है, क्लाउड होता है, इस सब इसी ट्रोपोस्फेयर में आता है। इसके जस्ट ऊपर जो, अगर हम इसे एयर मान लेते हैं तो ये जो यहाँ तक क्षोभ मंडल है जो 7 से 14 किलोमीटर है, तो इसके ठीक ऊपर 1.5 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर जस्ट ऊपर, कहाँ पर, जेट स्ट्रीम हवाएं चलती हैं जस्ट इस क्षोभ मंडल के थोड़ा सा ऊपर। इस जेट स्ट्रीम हवाओं की जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी प्लेन ऊपर जाती है तो उसमें जो झटके आते हैं, जिसको टर्बुलेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, वो इन्हीं जेट स्ट्रीम की वजह से आती है। हम लोग धरती से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर हमेशा 1 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी। इस तरह से कमी आती जाती है। ये VVI बात है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम लोग संताप मंडल को समझते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊंचा, और इससे ठीक ऊपर 30 से 40 किलोमीटर के आसपास एक ओजोन लेयर है। यह ओजोन लेयर ही सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करती है और स्किन कैंसर से बचाती है हमें। नहीं तो गोरों लोगों में मेलानिन बहुत कम पाया जाता है, उन्हें स्किन कैंसर बहुत आसानी से हो जाएगा, जबकि जो काले लोग हैं उन्हें स्किन कैंसर नहीं होता है। दूसरा चीज समझते हैं, इस लेयर का टेम्परेचर में कोई परिवर्तन
नहीं आता है। एक बात ये जानने लायक है कि जो संताप मंडल है, समताप इसीलिए कहते हैं कि इसका तापमान हमेशा समान ही रहता है, इसका तापमान हमेशा समान रहेगा। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ही ये होता है समताप, सामान्य ताप। इस लेयर में, इस ऊंचाई पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता, और टेम्परेचर में नहीं परिवर्तन होने की वजह से ही यहाँ पर वायुयान को उड़ाना, जो हमारा एरोप्लेन होता है उसे उड़ाना काफ़ी आसान होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हॉट एयर बलून, जैसा कि हम लोग समझते हैं, उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत अच्छा आता है। हेलीकॉप्टर वगैरह इसी में होता है, हॉट एयर बलून इसी में सबसे अच्छा उड़ पाता है, यहाँ तक जाना इसके लिए अच्छी नहीं होती है। दूसरा चीज, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद ओजोन की मोटाई, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का खोज फैब्री चार्ल्स ने और हेनरी बुशोन ने किया था। ओजोन लेयर का खोज किसने किया था? फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने मिलकर किया था। इन लोगों ने, यह एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, और 1913 में इसी खोज की थी। इसके साथ साथ हम लोग समझते हैं कि समताप मंडल की सीमा, जहां से समताप मंडल खत्म होता है, इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहां से हम लोग कहां से मध्यमंडल में चले जाएंगे, लेकिन यहां से यहां तक 50 से 80 किलोमीटर तक, जमीन से 80 किलोमीटर तक हम लोग समझ सकते हैं कि यहां से ठीक ऊपर एक ओजोन लेयर है, और इसी खोज इन दोनों ने की थी। हालांकि ओजोन लेयर में क्षति यही है, जो अंटार्कटिका में 12 किलोमीटर बड़ा होल मिला है। आया समझ में? 12 किलोमीटर बड़ा होल अंटार्कटिका में है। हालांकि वहां पर कोई रहता नहीं है, नहीं तो इसीलिए अंटार्कटिका का ग्लेशियर भी पिघलने लगता है, पिघल रहा है धीरे धीरे। कई जगह ग्लेशियर एटमॉस्फेयर की वजह से पिघल रहे हैं। हम लोगों ने CO2 को बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम लोग जो गाड़ियों का प्रयोग अंधाधुंध किए, मशीनीकरण जो है, इसकी वजह से CO2। तो हम लोग मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर के बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग ये भी समझते हैं कि समताप मंडल का एक आखिरी सीमा होता है जो 1.5 किलोमीटर का होता है, उसके बाद से मेसोस्फीयर शुरू होता है। और इसी समताप मंडल का जो सीमा शुरू होता है, हम लोगों ने ओजोन के बारे में समझ लिया। इसके बाद मध्यमंडल के बारे में समझते हैं। मध्यमंडल जो कि 80 किलोमीटर से शुरू होता है, और यह 80 किलोमीटर माने चौड़ा होता है, और इसका टेम्परेचर ना 400 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कुछ अधिक ही होता है। यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट, मेटियोर्स अगर डायरेक्टली चलाए तो जल के खत्म हो जाता है। कल्पना चावला भी यहीं पे आके जल गई थी, क्योंकि जाते समय उसके प्लेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसे ध्यान ना दिया लोगों ने। लेकिन जब वो इंटर की पृथ्वी पर धरती की ओर आने के लिए, तो इसी मेसोस्फीयर में जल गई। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मध्यमंडल के ठीक ऊपर जो सीमा शुरू होती है 80 किलोमीटर के ऊपर, एक कर्मण रेखा है। इस रेखा के ठीक ऊपर से ही अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। हालांकि जो संताप मंडल है और वायुमंडल, ये अंतरिक्ष मंडल के अंतर्गत ही आता है। इस संताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर में 81 से लेके 800 किलोमीटर तक चौड़ा है, यानी ऊंचा है। और यह संताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर में आयन मंडल होता है। इसी आयन मंडल के वजह से आज हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से चल रहा है। जो भी हम टेलीफोन, सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं, जिसे तरंगे लौट के आती हैं, रेडियो वगैरह, रेडियो वेव्स, इसी से चल के आती हैं। और हमारा जो टीवी है, टेलीफोन है, सैटेलाइट है, ये चलता है। अगर आयन मंडल ना हो तो हम लोग किसी भी तरह कम्युनिकेशन को यूज नहीं कर पाए। इसके ठीक ऊपर वायुमंडल होता है, जिसे एग्जॉस्फीयर बोलते हैं, और यह 800 से 1000 किलोमीटर होता है। और इसके ऊपर सिर्फ अंतरिक्ष है। इस एग्जॉस्फीयर में ही हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की बहुतायत है, माने सबसे ज्यादा यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन गैस है। इसके अलावा हम लोग समझते हैं संताप मंडल का एक सीमा होता है, इसका भी सीमा 1.5 किलोमीटर तक होता है। इसी संताप मंडल में एक अजीब फेनोमेना देखने को मिलता है जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक होता है अरोरा, एक होता है अरोड़ा। अरोरा को ओरियोलिस और अरोड़ा को वोलियोलिस कहते हैं। यहाँ पर सन की लाइट ग्रीन कलर की दिखती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये धरती है, जब सन से रेडिएशन निकल के आता है तो पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर है,
जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। और जब सन से रेडिएशन निकल के ऐसे आया और जब इसे टकराता है ना, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हमारे उत्तरी ध्रुव पे ही ऑरोरा देखने को मिलते हैं। हमारे धरती पर उत्तरी ध्रुव पर भी ये देखने को मिलते हैं ऑरोरा। यहाँ ग्रीन कलर का वायुमंडल दिखता है। इसके साथ साथ हम लोग समझते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके प्रेशर को बैरोमीटर से नापते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013.3 मिलीग्राम के बराबर होता है, बार के बराबर होता है। यह 76 सेंटीमीटर भार के बराबर है। 76 सेंटीमीटर भार के बराबर है। और सी लेवल पर यह प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सी लेवल धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हवा का जो आवरण है यहाँ से जो 1000 किलोमीटर होगा, इस सिर की ऊंचाई के बराबर हवा का 1000 किलोमीटर ऊंचा, इसका सारा प्रेशर हमारे सिर पे ही आता है। तो समुद्र पर यह और गहराई में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग धरती के अंदर भी जाएंगे, यह प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा जो बैरोमीटर है, यह एनाराइड और 14 भी होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। एनाराइड से ऊंचाई को नाप लेते हैं और 14 से मौसम की जांच होती है। अगर इस बैरोमीटर में पारा भरा होता, अगर पारा सडनली गिर गया यानी कि तूफान आने वाला है। यदि पारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा है यानी कि वर्षा होने वाली है। और यदि पारा ऊपर चढ़ रहा है यानी कि मौसम साफ रहेगा। इस तरह से कुछ हम लोग जांच करते हैं, इस तरह से मौसम का जांच करते हैं। इसके अलावा हम लोग समझ सकते हैं, जैसे जैसे 600 फीट हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे 600 फीट ऊपर जाएंगे, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें 34 मिली बार के हिसाब से, मिली बार के जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। और इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाता है। हम लोग एक और जरूरी बात को समझ लेते हैं कि जो सन से रेडिएशन आया, वह हमारा एटमॉस्फेयर उसे 6% तक उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। हालांकि सन का तो 1% हिस्सा ही धरती तक पहुंचे, रोशनी के 1% हिस्सा ही पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी उस 1% में 6% एनर्जी एटमॉस्फेयर और डस्ट 2% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो बादल होता है 27% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि 14% एनर्जी को खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है। तो हम लोग एटमॉस्फेयर के महत्व को समझ सकते हैं। इसके बावजूद धरती का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 40 डिग्री और कुछ जगह पर 59 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। लीबिया एक जगह है जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। तो इस तरह से धरती पर 51% की एनर्जी पहुँच पाती है। और इस तरह से एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। हम लोग बायोस्फीयर को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर को समझ लिया। 2.5% इसका फ्रेश वाटर है, हालांकि फ्रेश वाटर का इतना ही परसेंट है। इस तरह से आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।